चलिए टॉपिक स्टार्ट किया था हमने CMA फाइनल CFR पेपर नंबर 18 का टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसमें हम दो टाइप से क्या करते हैं अकाउंटिंग करते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था या तो 14 मार्क्स का आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा या फिर 14 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा, या 7 मार्क्स का कॉम्बिनेशन और 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है वो है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, कंपनी खुद को इंटरनली क्या करती है रिवाइव करती है। और इंटरनली रिवाइव कैसे करेगी, अपने बैलेंस शीट में जो P&L दिख रहा है, जो डेबिट साइड दिख रहा है, जो कि क्या है लॉस को शो कर रहा है, उसको क्या करेगी हटा देगी। अब P&L में से लॉस P&L को हटाना मतलब कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करेगी, इसी को बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन, इसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा था और उसके बाद हमने क्या देखा था कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो अभी लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो नोट डाउन विद मी, लिखो, पेन चेंज करते हैं। प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, तो देखो फर्स्ट क्या रहेगी। अब ऐसे ही नहीं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ला कंपनी का मन किया और कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। सबसे पहले क्या होगी, स्कीम फ्रेम होगी। तो फर्स्ट लिखो स्कीम फ्रेम। कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की स्कीम बनाएगी कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, है ना, हम अपनी लायबिलिटीज़ को कम करेंगे, हमारे एसेट को रिवैल्यू करेंगे, रीअसेसमेंट होगा, दोनों का डिफरेंस कहाँ जाएगा, P&L को राइट ऑफ करने में काम में आ जाएगा। ठीक है, अब कंपनी ने स्कीम तो बना ली, कंपनी के बोर्ड ने मैनेजमेंट ने स्कीम बना ली, लेकिन सेकेंड काम क्या होगा, स्कीम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो लिखो अप्रूवल ऑफ कंसर्न पार्टीज, है ना। तो जो स्कीम हमने बनाई है उसको जो भी रिलेटेड कंसर्न पार्टी हैं उनसे क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रूवल ऑफ स्कीम फ्रॉम कंसर्न पार्टीज। तो हम स्कीम का अप्रूवल लेंगे कंसर्न पार्टी से। थर्ड क्या होगा, सैंक्शन ऑफ स्कीम बाय कोर्ट। हम स्कीम को कोर्ट से सैंक्शन करवाएंगे। अच्छा, आपने स्कीम बनाई, मैनेजमेंट ने स्कीम बनाई और हमारी पार्टीज़ ने अप्रूवल दे दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोले कि ठीक है हम रिडक्शन के लिए रेडी हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोले कि ठीक है हम रिडक्शन के लिए रेडी हैं। तो लेकिन अब स्कीम का कोर्ट से सैंक्शन होना चाहिए। कोर्ट को लगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने से कंपनी रिवाइव हो जाएगी, सब कुछ सही चलेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, सैंक्शन ऑफ स्कीम बाय कोर्ट। तो लिखो सैंक्शन ऑफ स्कीम बाय कोर्ट। हमने स्कीम को सैंक्शन करवाया कोर्ट से। और फोर्थ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। कोर्ट ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, अब हम स्कीम को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एंट्री पास होंगी। तो पासिंग एंट्रीज, पासिंग एंट्रीज हम क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हमारी पुस्तक में, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। तो अपनी बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एंट्री पास करने के बाद लॉस को राइट ऑफ करना। और मैंने आपको बताया था पेमेंट और राइट ऑफ में दोनों में अंतर होता है। पेमेंट में आपके जेब से पैसा जाएगा, राइट ऑफ में हम दोनों को हटा देंगे। ठीक है, मतलब राइट ऑफ करना P&L के डेबिट को हटाना विद द हेल्प ऑफ अनदर फैक्टर, ना कि उसका पेमेंट करना, है ना, पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा
राइटिंग ऑफ लॉसेस। ठीक है, हमने क्या करा, एंट्री पास की, लॉस को राइट ऑफ किया, रिवाइज वैल्यू टू बी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। तो जो भी रिवाइज्ड वैल्यू हैं अपीयर इन बैलेंस शीट, रिवाइज वैल्यू कहाँ दिख जाएगी, बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। तो ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस। जब से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कीम फ्रेम करेंगे, सेकंड अप्रूवल लेंगे स्कीम का हमारी कंसर्न पार्टी से, थर्ड हम इस स्कीम को कोर्ट में सैंक्शन करवाएंगे, और फोर्थ पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज, उसके बाद लॉस को राइट ऑफ करना है, फिर वैल्यूज़ को रिवाइज करके बैलेंस शीट में शो कर देना है। ठीक है, चलो अब चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ना है अपन को, कि हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और ये प्रोसेस पढ़ लिया है। अब मैं आपको नोट्स में टॉपिक वाइज करवाऊंगी, हमें लिखना है टॉपिक 1, टॉपिक 1A, 2 जो भी है, और फिर हम उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो लिखो टॉपिक 1A जर्नल एंट्रीज। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको नॉर्मल एकदम सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। देखो रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट होता है, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट क्रेडिट होता है। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो भाई लायबिलिटी हमारे पास डेबिट होती है। ठीक है, ये तो बेसिक पढ़ते आ रहे हैं अपन, 11th 12th फाउंडेशन, इंटर, बीकॉम आपने सब जगह पढ़ा होगा, ये तो बहुत ही बेसिक बात है ये तो। अब हम आगे एंट्री पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट एंट्री लिखो ऐसे, फॉर इंक्रीज और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉर इंक्रीज और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ना और एसेट की वैल्यू घटना, दोनों के लिए हमारे पास क्या एंट्री होगी। तो पॉइंट जो याद करने का है वो क्या है कि यहाँ पर हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि जब हम अपनी बैलेंस शीट को रिवाइव करते हैं ना, तो क्या होता है, लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट और एसेट का रीवैल्यूएशन होता है। अगर एसेट की वैल्यू मेरी बढ़ गई है तो मैं एसेट को डेबिट कर दूंगी, और जो पैसा बढ़ने से मिल रहा है ना, देखो एक्चुअल में पैसा मिलता नहीं है। आपकी बैलेंस शीट में मशीन 10 लाख की है, मार्केट में पता चला 11 लाख की है, तो 1 लाख कोई आपको देने नहीं आएगा। बस हुआ ये है कि फिक्टिशियस प्रॉफिट जैसा कुछ क्रिएट हो गया है कि आपकी बुक्स में कैपिटल रिडक्शन नाम से एक अकाउंट ओपन होगा, जिसमें पैसा इकट्ठा होता जाएगा और लॉस होगा तो उसका इस्तेमाल होता जाएगा। तो यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा हमने इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए, तो इसके अंदर लिखो ए पार्ट, फॉर इंक्रीज। तो देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी एसेट की बात कर रहे हैं। तो अगर अभी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो करस्पॉन्डिंगली एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, और जो पैसा आया है ना वो कैपिटल रिडक्शन में इकट्ठा हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और क्या लिखोगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिवैल्यूड बाय रुपीज, जितने से भी वो बढ़ा है। नरेशन में क्या आ जाएगा कि एसेट की वैल्यू इतने इतने रुपए से बढ़ गई है या फिर घट गई है। ओके, नाउ गॉट इट। तो अगर इंक्रीज होता है तो क्या लिखते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन लिखा जाता है। इधर ही हम डिक्रीज की लिखते हैं एंट्री, फॉर डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू घट गई तो भाई नुकसान हो गया है, नुकसान का नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू
एसेट अकाउंट। हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट क्रेडिट हो गया, रिस्पेक्टिवली डेबिट कौन हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन जितना क्रेडिट होना उतनी अच्छी बात है और जितना डेबिट हो उतनी बेकार बात है। कैपिटल रिडक्शन अगर आपका क्रेडिट हो रहा है मतलब आप पैसा जमा कर रहे हो, एक रिजर्व टाइप का अकाउंट खुल गया है और वो उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, फिर वापस ही से डेबिट हो जा रहा है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट टू कैपिटल रिडक्शन, घटी तो कैपिटल रिडक्शन टू एसेट एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट लिखो, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नोट डाउन द सेकंड पॉइंट। फॉर इंक्रीज और डिक्रीज in value of liability, for increase or decrease in value of liability। अगर liability increase हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी और liability decrease हो गई तो डेबिट हो जाएगी। तो लिखो फर्स्ट ए, इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो एंट्री करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये नुकसान है, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए नुकसान का संदेश है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी घट गई तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जो सर पे जो बोझ था पैसे देने का वो कम हो गया है। लाइबिलिटी घटने से लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो डिक्रीज की एंट्री क्या बनी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नोट डाउन करो। तो असेट अगर बढ़ा तो डेबिट और अगर घटा तो क्रेडिट और रेस्पेक्टिवली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है। लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो क्रेडिट और अगर घटी तो डेबिट और उसके रिस्पेक्टिवली किसका ट्रीटमेंट हो जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये तो समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल बात है ना, कि एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सीखा अभी हमने यहाँ पे। हम बस एंट्री समझेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे से, ठीक है, क्योंकि बेसिक इस चैप्टर में बेसिक क्या है, इसमें मेजर एंट्रीज ही हैं, एंट्री के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बैलेंस शीट तो आप फिर एकदम फटाफट से बना लोगे क्योंकि आपको रिवैल्यूड फिगर्स तो पता ही लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फॉर द पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। थर्ड एंट्री जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर द पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। फॉर द पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में होने वाले जितने भी खर्चे हैं ना, तो फॉर द पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। चलो लिखो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंट्री क्या होगी। देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम हम अप्लाई कर रहे हैं, इस स्कीम में होगा क्या कि हमने किसी वैल्यूअर को बुलाया होगा, वो हमारे एसेट लायबिलिटी को रीअसेस कर रहा है, रीवैल्यू कर रहा है। भाई ये जो प्रोसेस है ना, इसमें लगता है टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो जो खर्चा होगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा गया और हमने किसको डेबिट कर दिया, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है इसमें हम एक जो अकाउंट खोल रहे हैं उसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे क्रेडिट कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
टू बैंक, हमने खर्चे क्या कर दिए, पे ऑफ कर दिए। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब एंट्री आती है ना वो है हमारे पास कंटिंजेंट ट्रीटमेंट्स की, कंटिंजेंट लायबिलिटी की। तो लिखो फोर्थ, सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? वो लायबिलिटी जो होने वाली है, कंटिंजेंसी मतलब होता है कि किसी ना किसी इवेंट के होने पर ये डिपेंड करता है कि पैसा जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब पैसा जाने की पूरी संभावना एक किसी इवेंट पे होने पे डिपेंड करती है। जैसे कि कैपिटल कमिटमेंट्स, आपने किसी को वादा किया हुआ है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो अगर वैसा होगा तो ही आप पैसे दोगे, अदरवाइज पैसे नहीं दोगे। दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। तो जब हमारा पेमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कमिटमेंट, जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है। एक्चुअल में पैसा देना नहीं है, ये तय हुआ ही नहीं है, अभी पैसा जाएगा नहीं जाएगा, दिस इज नॉट सर्टेन। तो व्हेन लायबिलिटी इज अनसर्टेन दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा देना है लेकिन प्रॉफिट होगा जब ही तो देना है। तो ये जो डिविडेंड इन एरियर है वो क्या है, वो लायबिलिटी जिसका फ्यूचर में पेमेंट करना है लेकिन अभी कंटिंजेंस है, ये किसी इवेंट पे होने पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, कॉमा कैपिटल कमिटमेंट्स एटसेट्रा। कैपिटल कमिटमेंट भी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कॉमा कैपिटल कमिटमेंट्स एटसेट्रा। तो सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमने एग्जांपल लिखा कि कैपिटल कमिटमेंट करना है हमें, हमने कर रखा है, पेमेंट करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, ये भी क्या है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो अगर ये वेव ऑफ हो गई, अरे मैम अब ये वेव ऑफ क्या है, अभी पढ़ेंगे, देखो अभी आप नोट डाउन करो। इफ वेव, अगर ये वेव ऑफ हो गई है तो भाई कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के फुट नोट में आती है। ये तो सबको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी आती नहीं है, सर्टेन लायबिलिटीज आती हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुट नोट में नीचे दिखाई जाती है। अभी मैं बोल रही हूँ कि प्रेफरेंस डिविडेंड को 2 लाख का डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 लाख का डिविडेंड देना है, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, जो मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो कर रखा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले चलो मत देना, इसका मतलब जो पैसा मुझे देना था उनको उन्होंने मना कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया, तो एंट्री नहीं होगी। तो आप बोलोगे एंट्री तो होनी चाहिए, बेटा नहीं होगी एंट्री। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैलेंस शीट में वो आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो हम ऊपर नीचे एंट्री करते ना, अभी आइटम है ही नहीं, वेव ऑफ हो गया मतलब माफ़ कर दिया, तो देयर इज नो एंट्री विल बी पास। तो आंसर में लिखो नो एंट्री, ठीक है। चलो, लेकिन अगर वेव ऑफ नहीं हुई मतलब पे करनी पड़ेगी कंटिंजेंट लायबिलिटी, या तो माफ होगी या पे करनी पड़ेगी। तो लिखो इफ पेड, अगर पैसा देना पड़ा तो। और हमने अभी खर्चे पे करे थे, कहाँ से पे करे थे? कैपिटल रिडक्शन से। तो भाई ये भी कहाँ से जाएगी? कैपिटल रिडक्शन से। तो एंट्री करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू, अच्छा कभी कभी हम पैसे के बदले उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स भी दे देते हैं, है ना, उनको इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल पेमेंट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक
टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। ओके, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है और बोला है कि ये लायबिलिटी वेव ऑफ हो गई तो छोड़ देना, इसको अनदेखा कर देना, उसकी कोई भी एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। लेकिन बोला हुआ है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करनी है, तो भाई कैसे पे होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। हमारे यहाँ से पैसा जाएगा या फिर हमारी जेब से शेयर्स चले जाएंगे। ओके, गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। एंट्री नंबर कौन सी थी अपने? ये 4th। चलो नेक्स्ट चलते हैं 5th। असेट का देखा हमने, लायबिलिटी का देखा, खर्चे का देखा, कंटिंजेंट लायबिलिटी का देखा। अब लिखो इफ एनी लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ एनी लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर are appearing, deferred revenue expenditure are appearing then such amount should be written off, then such amount should be written off, then such amount should be written off even if question is silent. The point is that कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ तो भी आपको इन खर्चों को, इन एक्सपेंसेस को, इन लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना? तो राइट ऑफ इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो अगर कोई भी लॉसेस, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास बैलेंस शीट में है तो वो अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब होता है हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे बैलेंस शीट बेकार दिखती है, गंदी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा। यही कैपिटल रिडक्शन का पॉइंट है। और देखो जब आप इनको राइट ऑफ करोगी तो भाई ये नुकसान तो होगा ही होगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से हटाओगे? टू P&L, हमें इनको P&L से राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी लिख लो, है ना? पता चला कि ये तो पता है कि राइट ऑफ करना है, ये नहीं आता कि मैम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। अच्छा, पता है सबको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन, है ना? देखो मान लेते हैं कि मेरी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पर 20 लाख रुपए का खर्चा करा। एडवर्टाइजमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का खर्चा है, जो रेवेन्यू आइटम है P&L में आ जाएगा। पर नहीं, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो मुझे लगातार 3 साल तक बेनिफिट देगा या लगातार 5 साल तक बेनिफिट देगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर साल P&L में मैं कुछ ना कुछ खर्चा एडवर्टाइजमेंट के नाम पर दिखाऊं। खर्चा आज हो गया, रेवेन्यू नेचर का है दिखने में तो, पर भाई ये खर्चा मोटा खर्चा है जिसकी अमाउंट बड़ी है और जिसका जो बेनिफिट है ना वो हमें लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है। दैट मीन्स किसी भी एक्सपेंस का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक हमें मिलेगा, तो वो खर्चा आगे खिसक गया है, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है तो क्या होता है, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन, तो लिखो एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू के हैं ये, नोट डाउन करो। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख लो। तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, सबको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? जब हम राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगी हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या तो पेमेंट करना पड़ जाएगा या फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा खत्म करना था, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, क्रेडिट करके खत्म कर दिया और क्या कर दिया? कैपिटल रिडक्शन को यहाँ हमने डेबिट कर दिया है। तो एंट्री क्या ड्राफ्ट हुई है? देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया और डेफर्ड रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया है। ओके, चलो अब देखो, मान लेते हैं मैंने ये सब कर दिया, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में एक इनटेंजिबल असेट दिख रहा है जिसका नाम क्या है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम, अच्छा नाम, है ना। तो अगर मेरी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है और मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, अगर आपकी कंडीशन इतनी ही अच्छी है तो आपकी गुडविल आपका फ़ायदा देनी चाहिए। अगर गुडविल है तो गुडविल से कोई ना कोई कैश बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ना। लेकिन गुडविल है पर फ़ायदा नहीं है, लॉस और हुए जा रहे हैं, इसका मतलब ये गुडविल फालतू की गुडविल है, आपकी बैलेंस शीट सही नहीं बनी हुई है। तो गुडविल को हटाना पड़ेगा। वैसे तो नहीं गुडविल उठाई और उठा के पटक दी, नहीं, आपको गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो वो राइटिंग ऑफ गुडविल, और गुडविल के जैसे बहुत सारे इनटेंजिबल असेट हैं, हम बोलते हैं असेट दिखते नहीं हैं पर बेनिफिट देते हैं। कहाँ है बेनिफिट? अगर बेनिफिट दे रहे होते तो आपको लॉस होता ही नहीं, लॉस होता नहीं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता। तो ये जो फालतू के असेट दिखा रखे हैं ना, इनको हटाओ, थोड़ा हल्की करो बैलेंस शीट को, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? कोई भी इंटेंजिबल असेट होगा उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो देखो एंट्री नंबर 6, if any intangible asset appear in balance sheet, if any intangible asset appear in balance sheet, it may be writing off by giving a note। हम एक नोट देकर उसको नीचे राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने नहीं बोला राइट ऑफ करने के लिए कर क्या हो, पैसा बच रहा है ना कैपिटल रिडक्शन में, राइट ऑफ कर क्या हो, क्योंकि जितना अच्छा आपकी बैलेंस शीट दिखेगी उतना ही बढ़िया होगा, है ना। तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से मैच करते हुए काम करना होता है। और इंडेस क्या बोलते हैं कि भाई फालतू के खर्चों को हटा दो, है ना। इंडेस बोलते हैं कि हमारी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, जो किया है वो सच दिखना चाहिए। तो अगर मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया फिर भी गुडविल दिख रही है तो ये बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल रिडक्शन में पैसा है तो भाई इसको क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। तो देखो इसको हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। चलो, अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं इंटेंजिबल एसेट का। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अन्य कोई भी अदर भी हो सकते हैं ना, ऐसा फिक्स कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो नेवर एंडिंग लिस्ट, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं।
तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अगर गुडविल है तो टू गुडविल, पेटेंट है तो टू पेटेंट, कॉपीराइट है तो टू कॉपीराइट। तो मैं एक साथ ही लिख दूं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट अकाउंट। मैंने सारे इनटेंजिबल एसेट को जो बैलेंस शीट में पड़े फालतू में ही पड़े हैं, बैठे हैं, वेले हैं, कुछ इनसे फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है, उनको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। तो देखो अब सारा कार्यक्रम हो चुका है, हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर दिया, खर्चा बन रहा था उसका पेमेंट कर दिया, कंटिजेंट लायबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया, वेव हुई तो नो एंट्री, पे हुई तो यस एंट्री, खर्चे का पेमेंट हो गया, फालतू के जो डेफर्ड एक्सपेंसेस थे उनको राइट ऑफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिडक्शन ओनली। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट को भी हटा दिया। अब क्या हुआ, या तो पैसा बचा होगा या पैसा जेब से लग जाएगा, और पैसा लगना मतलब कैपिटल रिडक्शन। अगर कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस बचता है मतलब बहुत अच्छी बात है, स्कीम काम कर गई है, बचता है तो क्या कर दो भाई, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, और नहीं बचता तो भाई उठा लो P&L से पैसा, है ना। तो लिखो क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेवेंथ और लास्ट एंट्री होगी हमारी ये, क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो देखो अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो कितनी अच्छी बात है, आपने शुरुआत की थी P&L के डेबिट बैलेंस से और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म करते करते एक रिजर्व क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए। तो मतलब स्कीम काम कर गई, तो मतलब डन एंड डस्टेड, मजे आ गए। अब कंपनी आगे पैसा उठाएगी, चलेगी और रेवेन्यू होगा उनको वापस लौटा देगी और वापस से कंपनी धीरे धीरे अपने ट्रैक पे लौट आएगी, है ना। तो चलो लिखो क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर बचता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, क्या बचता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, और सारा पैसा एक रिजर्व में डाल देंगे जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंट्री बनी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो एंट्री क्या बनेगी, रिडक्शन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर कोई है तो उसको डेबिट करो, उससे पैसा निकाल के सेट करो इसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर बुक्स में रिजर्व है तो, नहीं है तो फिर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है वहाँ से पैसा ले लो, वो भी नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व ही है आखिरी उम्मीद, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मतलब आपने P&L को राइट ऑफ करने के लिए स्कीम चालू करी थी और आप पे ही भारी पड़ गई, नुकसान और हो गया, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रिजर्व में जो पहले पैसा था उससे लेकर इस रिडक्शन अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, बंद तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम क्लोज तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चल और लास्ट इंपॉर्टेंट जो नोट है वो लिखो, ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम करने के बाद आफ्टर द नेम ऑफ
कंपनी रिकंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो नई बैलेंस शीट जब बनती है तो कंपनी के नाम के बाद आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी द वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड, क्या लगाया जाएगा वर्ड एंड रिड्यूस, द वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। should be added, let me write it properly। तो ये होने के बाद बैलेंस शीट के आगे हम क्या लगाएंगे एंड रिड्यूस, कब, जब कोर्ट बोलता है ना लिखने के लिए, ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर्स सो, अगर कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट के बाद एंड रिड्यूस लगा देंगे, ठीक है। चल तो ये हो गई हमारी क्या बैलेंस शीट, है ना, वो सारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जर्नल एंट्रीज, है ना, बैलेंस शीट नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जर्नल एंट्रीज। चलो एक बार दोबारा समझा देती हूँ। क्या करा हमने, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एसेट की वैल्यू घटी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ी कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी घटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, खर्चा पे करा कंस्ट्रक्शन वाला तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट कि कोई भी हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू है उसको पे करा है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक या फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू। अगर आपने कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ कर दी, नो एंट्री, पे ऑफ कर दी, यस एंट्री, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट जो दिख रहे हैं राइट ऑफ करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद बुक्स को बंद करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सारा पैसा ट्रांसफर कर दो रिजर्व में और स्कीम उल्टी पड़ गई तो पैसा निकाल के रिजर्व को एक बार के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये है हमारी जर्नल एंट्रीज और मैं बताऊं पूरा चैप्टर इन जर्नल एंट्रीज के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रिकंस्ट्रक्शन के कितने मेथड होते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं 5, जिसमें से एक तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, आता भी नहीं है, पर हम कर देंगे बाई चांस आ गया तो, है ना। तो अभी सिर्फ हम मेथड्स का लिखते हैं नाम। Methods of internal reconstruction, methods of internal reconstruction। First, alteration of शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या करना है हमें, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट। एक आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसकी अभी हमने एंट्री पढ़ी ना, तो बेसिकली वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। लास्ट आता है शेयर सरेंडर स्कीम, है ना। तो लास्ट हमारे पास 5th आता है सरेंडर्स ऑफ शेयर्स। ये पांचों हम पढ़ेंगे अपनी आगे रेगुलर क्लासेस में, सरेंडर्स ऑफ शेयर्स। बेसिकली तो वही है जो आज हमने पढ़ लिया है, जो एंट्रीज हमने पढ़ी वही है, इस चैप्टर में वही होती हैं। उसके बाद ये मेथड है, इनमें वही एंट्री होगी पर कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस है, वो मैं मेथड आपको आगे आने वाली क्लासेस में करवाऊंगी। ओके चलो,
थैंक यू फॉर द डे। अच्छे से पढ़ो, कॉपी बनाओ, फेयर अपनी नोट्स की अलग बनानी है और आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अलग कॉपी बनानी है। चलो।